देखिए, आज जो टॉपिक है वह हमारे विभाग के उन नए बच्चों के लिए खास करके है जो नए नए विभाग में आए हैं। और इसके अलावा जो कानून के विद्यार्थी हैं या सीए कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी लाभदायक हो सकता है। तो टॉपिक है वो यह है कि हाउ टू रीड इनकम टैक्स एक्ट। मेरा ये मानना है कि हर एक्ट का क्या मतलब, एक्ट का अपना एक ग्रामर होता है, कानून का अपना एक व्याकरण है। और जिन्हें वो व्याकरण आता है, यानी कि कानून की किताब पढ़नी आती है, उनके लिए कानून समझना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक्ट के बारे में, ये लॉ के बारे में बताएं कि लॉ की किताब पढ़ी कैसे जाती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इनकम टैक्स एक्ट को लिया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि इस किताब को शुरुआत से एकदम बेसिक से लेके और कुछ एडवांस चीज़ें भी कवर की जाएंगी उस व्याकरण की पार्ट 1 में। इसमें जो टॉपिक कवर किए जाएंगे उसमें देखिए, बेसिक चीज़ें रहेंगी। डेफिनीशन क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ डेफिनीशन क्या होता है, डेफिनीशन से हम कैसे उसकी जो ग्रेविटी है वो समझ सकते हैं। फिर सब सेक्शन और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और इनका क्या मतलब होता है कि सब सेक्शन क्या होते हैं और क्लॉज क्या होता है। प्रोवाइजो क्या होते हैं, प्रोवाइजो का जो कानून लिखा गया है उस पर क्या असर होता है। ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, जैसे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट टू, इसी तरह के कुछ और भी वर्ड हैं। तो उस तरह के शब्दों का मीनिंग जो है डिटेल में कवर किया जाएगा। फुटनोट वगैरह और छोटी छोटी बातें बहुत सारी कवर होंगी, जैसे इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या होगी। तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और एक बात और बता दूं कि इसमें कुछ चीज़ें जो लास्ट के 2-3 पॉइंट हैं, ये हमारे विभाग के जो थोड़े से वरिष्ठ भी हो गए हैं, उनको भी बहुत बार क्लियर नहीं हो पाता है। तो वो लोग भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस कि अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस से शुरू करेंगे कि अरेंजमेंट क्या है। तो अरेंजमेंट जो किया गया है, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की इंडेक्स देखें तो उसका भी शीर्षक यही है कि अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। सेक्शंस को एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में अरेंज किया गया है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए। कि जैसे सबसे सबसे पहले सेक्शन 2 में डेफिनीशन कवर की गई हैं, फिर इसी तरीके से धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते कि हाँ, जब ग्रॉस टोटल इनकम आती है फिर उसके डिडक्शन आते हैं, फिर टोटल इनकम आती है। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आगे बढ़ते हैं। तो वो अरेंजमेंट किया गया है। तो सब इसको सब डिवाइड चैप्टर में भी किया गया है और सेक्शन में भी है। तो चैप्टर जो हैं वो चैप्टर 1 से लेके, तो चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 23 तक। इसमें 22 टाइप हो गया है, उसको सही कर देते हैं। ये चैप्टर 23 है। तो चैप्टर 1 से 23 तक डिवाइड किया गया है। और इसमें हम जो देखें तो ये चैप्टर का जो नंबरिंग है वो रोमन नंबर्स में किया जाता है। ये चैप्टर 1 से लेके 23 तक जितने भी नंबर हैं, ये रोमन नंबर्स हैं। फिर ये देखिए, रोमन नंबर्स में इनको डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 6 ए, तो इस तरह से रोमन नंबर्स में लिखे जाते हैं। ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये चैप्टर ही है। फिर सेक्शन भी हैं। सेक्शन को न्यूमेरिक नंबर, जो मॉडर्न नंबर हैं उन वो यूज किए गए हैं। 1 से 298 तक सेक्शन है, कि सेक्शन 1 से 298 तक सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और ये न्यूमेरिक है।
इसके बाद अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स को वर्ड यूज़ किया गया उनके लिए, वो शेड्यूल हैं कि फर्स्ट शेड्यूल, फिर सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, इस तरह से 14 शेड्यूल तक हैं। फर्स्ट शेड्यूल से 14 शेड्यूल तक ये इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट को जो डिवीज़न किया गया है वो चैप्टर्स में किया गया है। चैप्टर्स 1 से 23 तक हैं, फिर सेक्शन 1 से 298 तक हैं, और अपेंडिक्स जो है वो फर्स्ट शेड्यूल से 14 शेड्यूल तक है। तीनों को अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। चैप्टर्स को रोमन नंबर्स में, सेक्शंस को न्यूमेरिक में, और अपेंडिक्स जो है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड्स में। देखिए ये फोटो है जो इनकम टैक्स एक्ट का फर्स्ट पेज है। इसमें आप देखिए तो इसमें जो हेडिंग है वो वही है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन। ये चैप्टर 1 है तो उसकी हेडिंग दी हुई है। हर चैप्टर की एक हेडिंग होती है। चैप्टर 2 की हेडिंग है बेसिस ऑफ चार्ज। हर चैप्टर की एक हेडिंग होगी। तो इस तरीके से चैप्टर की अपनी हेडिंग होती है। फिर ये देखिए साइड में ये जो दिए गए हैं 1 2 3 4 5 ए 6 7 8 9 10, ये सब जो है ये सारे के सारे सेक्शन है, और सेक्शन की भी अपनी एक हेडिंग होती है। इस हेडिंग का भी मीनिंग होता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं कि सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी इनकम डिटरमिन करने के लिए, उस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे हम आगे लेते हैं। तो ये अरेंजमेंट है सेक्शन का। इसी तरीके से सभी एक्ट में अरेंजमेंट किया जाता है। देखिए कई बार जो है, जैसे पीछे पिछली वाली स्लाइड में भी आपने देखा होगा कि 5 के बाद 5A दिया हुआ है, यानी कि कुछ सेक्शन जो है बाद में ऐड होते रहते हैं। 5 के बाद 5A दिया हुआ है। ऐसे ही कुछ सेक्शन डिलीट भी होते रहते हैं। देखिए 18 19 20 21 ये डिलीट कर दिए गए हैं। ओमिटेड लिखा है, ओमिटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 1988 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/89। 1/4/89 से ये इफेक्टिव नहीं रह गए, ओमिट हो चुके हैं, लेकिन इनकी नंबरिंग अभी बनी हुई है। तो ये क्यों नंबरिंग बनी रहती है इसको भी समझ लीजिए कि ऐसा है कि इनको डिलीट तो कर दिया जाता है, लेकिन जो पुराने केस हैं, सपोज करिए कि 88 या उससे पहले का कोई केस हो, वो डिस्प्यूट में है कहीं पर, वो ITAT में हो सकता है, CIT अपील में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी 20-20 30-30 साल तक चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सेक्शन डिलीट करके और इनकी जहाँ दूसरे इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए उस सेक्शन को वैसा का वैसा रहने दिया जाता है कि जिससे पता चले कि हाँ कभी ये ऑपरेशन में थे। 1/4/89 से ऑपरेशन इनका बंद हो गया है, लेकिन उससे पहले एग्जिस्टेंस में थे। तो उसके बाद इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हुआ है। तो उससे पहले का अगर कोई केस है तो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए इनकी नंबरिंग, यानी कि इनका नाम के लिए एग्जिस्टेंस, ये एक्ट में बना रहता है। एक छोटी सी बात बता दें, कई लोगों को हमने देखा है कि जब एक्ट में उनसे कहिए कि ये सेक्शन निकालिए तो वो ढूंढते रहते हैं इंडेक्स में और इधर उधर घबराए से ढूंढते रहते हैं। तो इस बात को समझ लें जो नए बच्चे हैं कि कोई भी पेज आप एक्ट का खोलिए तो उसमें सेंटर में उसका जो चैप्टर होगा उसका हेडिंग दिया होगा कि चैप्टर कौन सा है। चैप्टर 2 है। जो पेज मैंने खोला हुआ है ये चैप्टर 2 है। इसकी हेडिंग है बेसिस ऑफ चार्ज। इसके बाद सेक्शन भी दिया होता है। लेफ्ट साइड के पेज में लेफ्ट साइड में दिया होगा, अगर ये लेफ्ट साइड का पेज होता तो इधर की ओर दिया होता। ये पेज नंबर है, और यहाँ पे ये सेक्शन यस लिखा हुआ है, ये सेक्शन 6 है। ये डिनोट करता है कि इस पेज पे सेक्शन 6 शुरू हो गया है। ये देखिए अब मैं आपको समझा दूं इसका जो मैं सेक्शन 6 बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है कि शुरू हो गया। ये जो 5A सेक्शन आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है ये 5A सेक्शन है। ये आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो ये सेक्शन खत्म हुआ है इसके मतलब ये 5 यहाँ पे खत्म हुआ, 5A यहाँ शुरू हुआ है। इसी पेज पे 5A चलता रहा, लास्ट में सेक्शन 6 यहाँ शुरू हो गया, खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म हो गया होता
7 शुरू हो जाता तो यहाँ पे 7 पड़ा होता। तो इस तरीके से कोई भी पेज आप खोलिए तो वहाँ पे आपको उसकी हेडिंग और जो सेक्शन होगा, लास्ट सेक्शन, वो आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से आप कि एक्ट में सेक्शन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इंडेक्स के थ्रू भी देख सकते हैं, उसके अलावा किसी भी पेज के थ्रू। फिर प्रैक्टिस हो जाती है, अंदाज हो जाता है कि सेक्शन कहाँ होगा। 2 4 10 पेज आगे पीछे होता है, वो मिल जाता है। अब जैसे मैं ये कह रहा था कि सेक्शन 1 से 298 तक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 है, फिर 6 भी है, लेकिन बीच में एक 5 आ गया। तो वास्तव में क्या है कि जब 1961 में यह एक्ट बना था तो उस समय 1 to 298 एक से लेके 298 तक ही सेक्शन हुआ करते थे, और कहीं पे भी ABCD ये सब नहीं था। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब ज़रूरत पड़ी कुछ अमेंडमेंट की, किसी भी कारणवश अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी और कुछ नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो उसको हम लास्ट में नहीं रख सकते कि 298 के बाद हम 299 उसको नंबर दे दें कि 298 तक है हमारे पास, तो जो नया सेक्शन आएगा उसको 299 नंबर दे दें। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो क्रोनोलॉजी है कि ऊपर से हम चले हैं, तो वो क्रोनोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो 298 ये बड़ा एब्सर्ड लगेगा कि उसके लिए जहाँ पे जिसको ज़रूरत है, मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कि जैसे चैप्टर 6A भी है, चैप्टर 6 तक रोमन है, फिर 6A भी है। तो होता क्या है कि चैप्टर 6A इसलिए वहाँ पे लाना पड़ा, उससे पहले ग्रास टोटल इनकम की बात हो रही है, उसके बाद जो है टोटल इनकम आ जाती है। तो जो डिडक्शन है ग्रास टोटल इनकम में से, वो चैप्टर 6A के हैं, उसके बाद ही टोटल इनकम आएगी। इसलिए इसको चैप्टर 6 और 7 के बीच में लाना पड़ा। 6 और 7 के बीच में चैप्टर 6A को लाना पड़ा। ऐसे ही यहाँ पे ये जो सेक्शन है, यहाँ पे 5 और 6 के बीच में इसको लाना पड़ा, क्योंकि यही इसका अप्रोप्रिएट प्लेस था, यहीं पे इसे इंसर्ट करना जरूरी था, इसलिए इसे यहाँ पे लाना पड़ा। तो इस तरह जो नए सेक्शन आते हैं उसमें क्या है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो किस चैप्टर में, या नए चैप्टर को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या किस चैप्टर के किस 2 सेक्शन के बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो वहाँ पे उनको नंबरिंग फिर उसी हिसाब से देते हैं। तो इसके लिए जो नंबर है उससे पहले वाला जिसके बाद हमें डालना है, जैसे 5A है तो 5 के है, उसके बाद कैपिटल होगा। अब इसके बाद अगर हम कोई और सेक्शन इसके तुरंत बाद लाते हैं तो 5B हो जाएगा, 5C हो जाएगा। तो ये कैपिटल लेटर से डिनोट होगा नया सेक्शन, और इससे पिछला वाला जो सेक्शन है उसका नंबर तो रहेगा ही कि 5A लिखा है तो इसके मतलब ये सेक्शन की ही बात कर रहा है। ऐसे ही जब चैप्टर 6A लिखते हैं तो वहाँ पे भी हम कैपिटल ए का ही प्रयोग करते हैं। चैप्टर 6 के बाद, रोमन नंबर 6 के बाद हम ए का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से नए सेक्शन और नए चैप्टर को जब हम एक्ट का पार्ट बनाएंगे तो इस तरीके से नंबरिंग की जाती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जब बात उठी है तो ये जो इंसर्ट हुआ है, लिखा है कि इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 1994 में जो फाइनेंस एक्ट आया था, उस साल जो बजट था उससे इंसर्ट हुआ था। और ये विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम, WREF का मतलब है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/63 से ये लागू हुआ था, बैक डेट से लागू हुआ था। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें चर्चा करते हैं। तो इसमें 3 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये सेक्शन ही समझ लेते हैं कि क्या है। सेक्शन 5A क्या है, कि यहाँ पे क्यों लाना पड़ा। देखिए 61 में, दिसंबर 61 में
गोवा जो है, गोवा, दमन दीव वगैरह, ये सब भारत का पार्ट बने। तो वहाँ पे पुर्तगाली रहते थे बेसिकली, तो वहाँ का अपना अलग कानून था। तो जो पुर्तगीज हैं गोवा के, वो सारे के सारे अभी भी वो सारे वो बहुत सारे पुर्तगीज सिविल कोड से गवर्न होते थे। तो पुर्तगीज सिविल कोड 1960 से जो गवर्न होते थे पुर्तगीज गोवा के नागरिक, वो सारे लोग, उनके यहाँ कानून है कि जब शादी होती है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्रॉपर्टी एक तरह से मर्ज हो जाती है, लेकिन मर्ज होने के बाद उसकी इनकम आधी आधी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों आधी आधी इनकम के हकदार होते हैं। जैसे यूँ समझ लीजिए कि शादी के पहले हस्बैंड का मान लीजिए कोई बिजनेस था, उसकी बिजनेस इनकम थी, वाइफ के पास हाउस प्रॉपर्टी थी, या कुछ नहीं था, हाउस प्रॉपर्टी भी ना हो, दोनों कंडीशन समझ लीजिए। तो इस कंडीशन में शादी के बाद ये दोनों प्रॉपर्टी मर्ज हो जाएगी और इसको कहते हैं कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी। पुर्तगीज सिविल कोड में इसे कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। ये मर्ज हो गए। अब बिजनेस की आधी इनकम हस्बैंड को जाएगी और आधी वाइफ को जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी की आधी इनकम हस्बैंड को जाएगी और आधी वाइफ को जाएगी। ये 50-50, दोनों 50-50 इनकम बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए हाउस नहीं भी होता तो वैसी स्थिति में वाइफ की कोई इनकम नहीं थी तो कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस की आधी इनकम तब भी वाइफ को मिलती। तो कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी में सैलरी छोड़ के, आप सैलरी को खाली डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सैलरी जो अर्न कर रहा है उसी के इनकम में टैक्स होगा और बाकी सारी इनकम जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ में टैक्स होती थी। इसी हिसाब से वो असेसमेंट होते रहे। लेकिन किसी एओ ने एक बार एओपी मान के असेसमेंट किया कि चूंकि कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी है, दोनों मर्ज हो रहे हैं, तो एओपी में हम टैक्स करेंगे। एओपी में टैक्स कर दिया। एओपी में टैक्स क्या है कि एक तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि दोनों को बेसिक एग्जम्पशन मिल जाते थे, वो बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिला, दोनों हायर स्लैब में टैक्स हो गए। वो हाई कोर्ट तक कन्फर्म होता रहा, जो भी था वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसे कन्फर्म कर दिया। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईओ के आर्डर को कंफर्म किया तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ये बहुत बाद की बात है। तो फिर 94 में फाइनेंस एक्ट से विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 63 64 असेसमेंट ईयर से 63 64 AY से इसको मान लिया गया कि अगर पुर्तगीज सिविल कोड से गवर्न होने वाले गोवा के लोग हैं तो उनको कम्युनिटी या प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी और सैलरी छोड़ के बाकी इनकम 50-50% दोनों में टैक्स होगी। तो ये तो वो सेक्शन है जो 5A इंट्रोड्यूस हुआ था 1994 में। अब इससे जुड़ी और कुछ बातें देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए यहाँ छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं, बाकी चीज़ों को इरेज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 22 नंबर दिया है, उसके आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर दिया हुआ है। तो 22 नंबर जब जिस पेज पे ये नंबर होंगे उसी पेज पे जब आप नीचे देखेंगे तो फुटनोट कहते हैं। ये जो लाइन खींच के नीचे का हिस्सा दिया गया है ये एक्ट का पार्ट नहीं है, ये एक्ट का पार्ट नहीं, ये फुटनोट है। और ये फुटनोट ये बताते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें। जैसे 22 नंबर ये दिया गया तो 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 1994, कि फाइनेंस एक्ट 1994 से ये इंसर्ट हुआ था, यानी अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट में इसको नया सेक्शन इंसर्ट किया गया। इंसर्टेड का मतलब है कि न्यू सेक्शन है, कि नया है, अमेंडेड नहीं है, न्यू है। विद रेट्रोस्पेक्टिव, आर भी लगा हो तो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 94 में आया है ये, लेकिन ये 94 में आया है, लेकिन ये 63 से इफेक्टिव है। 63 64 असेसमेंट ईयर से इफेक्टिव है। अगर देखे WEF लगा जैसे इसमें लिखा हुआ है WEF, तो ये विद इफेक्ट फ्रॉम होता है। 1/4/15 से इफेक्टिव है, यानी कि 15-16 असेसमेंट ईयर से ये इफेक्टिव है। तो ये इस तरीके से इसे देखा जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा तो WREF लिखा होगा, अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है प्रोस्पेक्टिव है तो फिर वो डेट दी हुई होगी वहाँ से इफेक्टिव होता है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, इसको भी अभी बताता हूँ कि हाँ की इफेक्टिव डेट कैसे मानी जाती है।
तो ये आपका नंबर समझ में आ गया। जो नंबर दिया होगा उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे डिटेल दी हुई होगी, वो डिटेल समझने के लिए दी हुई होती है। तो वो जब पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें लिंक करने पे क्लियर हो जाता है कि एक्ट कब आया, क्या चेंजेस हुए, इससे पहले क्या था। तो वो सब सारी चीज़ें, इसलिए ये नंबर और फुटनोट दिया रहता है। विद इफेक्ट और WREF दोनों चीज़ें बता दी। इफेक्टिव डेट को अभी अगली स्लाइड में कवर करते हैं। इफेक्टिव डेट में हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स को भी कन्फ्यूज़न रहता है। तो अगर कहीं पे भी एक सीधा सा फंडा याद रख लीजिए कि अगर कहीं पे 1/4 दिया हो, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे दिया हो, 1 अप्रैल दिया हो, उसके बाद कोई भी ईयर दिया हो, जैसे 2015 मान लीजिए, तो इसका मतलब होता है कि ये AY 15-16 से एप्लीकेबल है। ये 1914 में आया होगा, क्योंकि पीछे हमने देखा था ना, ये देखिए यहाँ, ये बाई चांस 1915 के फाइनेंस एक्ट से ही आया है और 1/4/15 से इफेक्टिव है। तो ये कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा, लेकिन इस 1/4/15 दिया हुआ है, इसके मतलब असेसमेंट ईयर 15-16 से ये इफेक्टिव है। तो अगर 1 अप्रैल से दिया हुआ है तो वो 15 वो उसी असेसमेंट ईयर से जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है उससे इफेक्टिव माना जाएगा। अगर सपोज करिए 1/6/15 दिया होता, 20 की कोई डेट दी हुई हो, तो क्या मतलब होगा? अगर 20 की कोई डेट दी हुई है, जैसे 1/6/15 है, तो 1/6/15 देने का मतलब है कि 1/6/15 से हम वो काम नहीं कर सकते, उस पर बार लगा हुआ है कि हम वो काम नहीं कर सकते। उस डेट से वो एक्चुअली हम वो काम नहीं कर सकते। जैसे प्रॉपर्टी में 269 में 1/6/15 से कैश ट्रांजैक्शन और एडवांस वगैरह के लिए बाहर आ गया कि नहीं ले सकते। तो इसका मतलब था कि अगर 31 मई तक किसी ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की है, उस दिन तक डीड रजिस्टर करा ली है, तो उस 31 मई को जो भी डील हुई है उसमें चाहे पूरा कैश ट्रांजैक्शन कर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 1 जून 2015 के बाद कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, तो ये इफेक्टिव डेट सेम डेट से होता है कि उस चीज़ को बाहर किया गया है और उस डेट सेम डेट से होगा। इससे असेसमेंट ईयर का कोई मतलब नहीं है, इससे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जो कुछ भी है उसी डेट से इफेक्टिव। लेकिन अगर 1/4 दिया गया है तो इसके मतलब कि उस असेसमेंट ईयर से इफेक्टिव है जिस असेसमेंट की ईयर की ये डेट स्टार्टिंग डेट थी। 1/4/2015 का मतलब AY 2015-16। तो ये हुआ इफेक्टिव असेसमेंट ईयर या डेट ऑफ जो अमेंडमेंट है उसका क्या इफेक्ट होगा, वो इफेक्टिव कब से होगा, ये दोनों चीज़ें इसमें कवर हो गई। अब आते हैं एक्ट के शुरू में कि एक्ट के शुरू में क्या होता है। तो एक्ट के शुरू में सबसे पहले उसका टाइटल होता है, उसका नाम क्या है। जैसे इसका नाम इनकम टैक्स एक्ट, ये टाइटल होगा, इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये टाइटल है। उसके बाद दिया हुआ है ब्रैकेट में 43 ऑफ 1961। इसका मतलब है कि 43 ऑफ 1961 का मतलब है कि 1961 में, ये 1961 में एक्ट पास हुआ था और ये उस साल का 43वां एक्ट था जो पार्लियामेंट ने पास किया था। 43 42 कोई और कानून पास हुए थे, उसके बाद ये 43वां कानून था जो पास हुआ। होता क्या है कि जब पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उसका भी एक नंबर दिया जाता है, लेकिन सारे बिल पास नहीं हो पाते हैं,
जब वो पास होते हैं तो एक्ट का भी उसी हिसाब से 1 से नंबर शुरू होता है, और जिसको जो नंबर अलॉट होता है उस एक्ट के टाइटल के नीचे उस साल के साथ वो नंबर लिख दिया जाता है, जिससे कि भविष्य में उसको एकदम क्लियर कट आइडेंटिफाई कर दिया किया जा सके कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो है, और लेकिन ये 43rd ऑफ 1961 है, एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये सारे सारे जितने भी एक्ट होंगे सब में लिखा होगा कि हाँ इस नंबर का ये महत्व होता है। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक्ट का एक प्रियम्बल होता है। तो वो प्रियम्बल जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियम्बल वास्तव में एक्ट की आत्मा होता है, सोल होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कहीं पे भी एक्ट को इंटरप्रेट करने में, प्रोविज़न को इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती है, तो प्रियम्बल को भी ध्यान में रखा जाता है कि वास्तव में इसकी आत्मा क्या कह रही है, और उसके अनुसार ही उसको समझना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका प्रियम्बल है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स। सुपर टैक्स अब खत्म हो चुका है, तो जो केवल छोटा सा प्रियम्बल है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, कि हमारा जो इनकम टैक्स है उससे रिलेटिंग जो लॉ है यानी इनकम टैक्स एक्ट, उसको कंसोलिडेट करते रहना है और अमेंड करते रहना है। इसीलिए लगता है कि हर साल जो है बजट में पूरा एक बिल आता है, फाइनेंस बिल, और बहुत सारे प्रोविज़न अमेंड होते रहते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस जिनमें कमजोरी रहती है उनको कंसोलिडेट करते रहते हैं। तो हमारा प्रियम्बल ही ये कहता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड लॉ है उसको हमें अमेंड करते रहना है और कंसोलिडेट करते रहना है, जिससे उसका पर्पस सॉल्व होता रहे। तो ये हुआ कि बेसिक कि नंबर क्या होता है जो नीचे लिखा होता है एक्ट के, और प्रियम्बल क्या कहता है। अब आते हैं डेफिनीशन पे, कि डेफिनीशन जो है नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एक्ट हो उसके सेक्शन 2 या 3 दोनों में से किसी एक में डेफिनीशन दी होती है नॉर्मली। कि सबसे पहले जो है सेक्शन 1 में कवर कर लेते हैं कि ये एक्ट कहाँ कहाँ तक, ये क्या है और कहाँ कहाँ तक लागू होगा, पूरे देश में है या कुछ राज्यों को छोड़कर है, वो कवर हो जाता है। उसके बाद तुरंत बाद कि जो टर्म हैं उस एक्ट में वो टिपिकल हैं, तो नॉर्मली सेक्शन 2 में ही कवर होते हैं, कभी कभी किसी में सेक्शन 3 में होता है। तो हमारे एक्ट में भी सेक्शन 2 में ही है डेफिनीशन। देखिए डेफिनीशन हमारे यहाँ सेक्शन 2 में दी गई, और डेफिनीशन की एक और बात बता दूं कि ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में होती है हरदम। डेफिनीशन कोई भी ढूंढनी हो तो उस सेक्शन में जाके आप डिक्शनरी के फॉर्म में दिया होगा और उसी तरीके से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले क्लॉज 1 में एडवांस टैक्स दिया हुआ है, फिर एग्रीकल्चरल इनकम है, फिर असेसमेंट है, 14 में कैपिटल असेट दिया हुआ है, 44 में टैक्स रिकवरी अफसर दिया। तो सेक्शन 2 के ये सारे क्लॉज हैं, इन्हीं क्लॉज में दिया हुआ बहुत सारे, मैंने ये एग्जांपल दिया कि हाँ 1 में एडवांस टैक्स है, 1A में एग्रीकल्चर इनकम है, 8 में असेसमेंट है, 14 में कैपिटल एसेट है, और 44 में टैक्स रिकवरी अफसर है। तो ये देखिए ये डिक्शनरी की तरह अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में दिए हुए हैं, तो इनको ढूंढना भी आसान रहता है, कोई कठिन नहीं है। जो डेफिनीशन है वो किस तरह की है और इसका क्या मीनिंग होता है तो उसको भी समझ लीजिए। डेफिनीशन एक्चुअली 4 तरह की होती है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और एडाप्टिव। ये 3 जो हैं ये इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव डेफिनीशन, तो ये एक्चुअली 3 ही होती हैं, ये 3 तरह की होती है। चौथा तो एडाप्टिव, तो डेफिनीशन एक्चुअली इन्हीं में से कोई होगा, लेकिन एडाप्टिव इसका नाम इसलिए दिया गया है, इसको अभी आगे बताता हूँ। अब सेक्शन 2 में इंक्लूसिव डेफिनीशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। सेक्शन 2 में जैसे इनकम की डेफिनीशन दी हुई है क्लास 24 224 में दिया हुआ है
इनकम की डेफिनेशन। तो क्या कह रहा है, इनकम इंक्लूड्स। इंक्लूसिव डेफिनेशन जो है वो इंक्लूड से स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि उसने बोला कि इनकम इंक्लूड्स क्या क्या। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई कि प्रॉफिट एंड गेंस, डिविडेंड, इस तरीके के बहुत सारे 20-25 आइटम दिए हुए हैं। लेकिन इसके मतलब नहीं है कि यही भर हैं। इंक्लूसिव डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है। ये तो खाली एक तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि एक तरह के एग्जाम्पल दे दिए कि हाँ इंक्लूड्स इस तरह की चीज़ या इससे मिलती जुलती चीज़ें सब कवर होंगी। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट एंड गेंस दिया कह रहा है तो प्रॉफिट एंड गेंस से मिलता जुलता आइटम भी कवर होगा। डिविडेंड है तो डिविडेंड से मिलता जुलता आइटम भी कवर होगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिए हैं, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सब कवर होंगी। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन जो है ये वास्तव में बहुत बड़ी होती है और इसको पहचानना बहुत आसान है कि ये लिखा होगा कि इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब कि इतना तो इंक्लूडेड है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ ये है। हाँ, इंक्लूसिव डेफिनेशन पे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 200 ITR 483 में कि इट एड्स सेवरल आर्टिफिशियल कैटेगरीज टू द कंसेप्ट ऑफ इनकम। ये 224 की बात हो रही है। बट ऑन दैट अकाउंट द एक्सप्रेशन इनकम डज नॉट लूज इट्स नेचुरल कोनोटेशन। Anything which can properly be described as income is taxable under the Act unless, of course, it is exempted under one or the other provision of the Act. वो कह रहा है कि जो डेफिनेशन है यह इंक्लूसिव है, इसलिए जो नेचुरल मीनिंग है, कॉमन सेंस वाला आदमी इनकम की जो मीनिंग समझता है वो तो रहेगी ही, जब तक कि वो इनकम एग्जेम्प्ट ना हो किसी एक या किसी और प्रोविजन में, तब तक ये टैक्सेबल होगी। तो ये खाली एग्जाम्पल है, एक तरह से दिया होता है। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन में जो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है या जजमेंट है, ये इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंक्लूसिव डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। अब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन देख लीजिए कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन क्या होता है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन में डज नॉट इंक्लूड लिखा हुआ है। ये ज़्यादातर डज नॉट इंक्लूड से शुरू होगी कि हाँ इसमें ये एक्सक्लूड कर दिया गया, इतना आइटम। डज नॉट इंक्लूड का मतलब एक्सक्लूडेड, कि इतना आइटम एक्सक्लूड कर दिया। जैसे कैपिटल एसेट है 214 में डिफाइन किया गया है, वो बोला कि ये चीज़ें कैपिटल एसेट है बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन उसने बोल दिया कि ये चीज़ें इंक्लूड नहीं, इतनी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई। तो इतना जो पार्ट है ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है कि कैपिटल एसेट में स्टॉक एंड ट्रेड नहीं होगा, ज्वेलरी नहीं होगी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन नहीं होंगे, ड्राइंग्स नहीं होगी, पेंटिंग्स नहीं होंगे, स्कल्पचर्स नहीं होंगे, और कोई भी वर्क जो है ऐसा हो जो आर्ट का है, वर्क ऑफ आर्ट, वो नहीं होगा। तो ये आइटम एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, इन सारे आइटम को एक्सक्लूड कर दिया। तो इतना पार्ट जो है ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके बाद एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो है ये शुरू होती है मीन्स। इसमें लिखा होगा मीन्स। मीन्स मतलब कि बस इतना ही समझो, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। हमने जो बोल दिया मतलब मीन्स, मतलब मीन्स बस, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। एक जो है लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है कि उसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं, उसके अंदर जितनी चीज़ें आ रही हैं कि बस वही है। जैसे 214 में रिलेटिव डिफाइन हुआ है, इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है मीन्स उसके लिए, मीन्स द हस्बैंड, जो भी इंडिविजुअल है, अगर लेडी है तो उसका हस्बैंड, अगर जेंट्स है तो उसकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर, उस इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर, एंड एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, उसके बच्चे, उसके माता पिता, ऊपर की ओर बढ़ते जाइए और नीचे लीनियर। तो इस तरीके से ये जो हैं ये रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। तो इसमें जैसे कोई सज्जन इसमें है मिस्टर एच, तो इनकी जो वाइफ हुई, ये हस्बैंड और वाइफ यानी स्पाउस, वो हो गए। फिर ये कह रहा है कि इनके ब्रदर सिस्टर, इनके इनके जो भाई बहन हुए ब्रदर सिस्टर, वो हो गए।
इनका बेटा या बेटी हुए वो हो गए, इनके मदर फादर ऊपर चले जाइए, बस इतने। इन बाकी बाकी कोई इसके अलावा नहीं कवर कर रहा है। ये जो ब्रदर हैं इनकी जो वाइफ होंगी इनको नहीं कवर किया गया है, जो सिस्टर है इनके हस्बैंड को नहीं कवर किया गया है, इस तरीके से नहीं कवर किया गया। लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, तो बस इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। जो ये कह रहा है इतना ही है, ये एग्जॉस्टिव है डेफिनेशन। टू 241 में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव है, लिख रहा है कि मीन्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, हाँ, कि जो सेक्शन 2 में या सेक्शन जो मैंने बताया सेक्शन 2 या किसी एक्ट के सेक्शन 3 में अगर दी हुई है डेफिनेशन, तो ये पूरे एक्ट के लिए होते हैं, होल ऑफ द एक्ट। कि जो डेफिनेशन है वो होल ऑफ द एक्ट के लिए होता है। देखिए सेक्शन 2 जो शुरू हुआ है वो क्या कह रहा है, इन दिस एक्ट, इस एक्ट में अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कि जब तक कि वहाँ पे अदरवाइज कुछ नहीं रिक्वायर्ड हो, लिखा ना हो, तब तक रिलेटिव माने जो कुछ भी नीचे लिखा हुआ है सेक्शन 2 के जितने भी क्लॉज हैं उसका मतलब वही होगा, तब रिलेटिव माने इतना ही होगा। अगर किसी सेक्शन में कुछ नहीं लिखा गया, अगर वहाँ रिलेटिव की जरूरत पड़ती है तो इसके मतलब कि 241 का ही रिलेटिव चलेगा। लेकिन कहीं अगर लिखा गया है तो ये फिर नहीं चलेगा, फिर उस समय ये नहीं चलेगा, फिर वही चलेगा जो सेक्शन के नीचे लिखा गया है। जैसे सेक्शन 56, सेक्शन 56 27B में जब गिफ्ट का मैटर आता है, जब गिफ्ट का मैटर आता है तो उस समय जब ट्रांजैक्शन के टैक्स होने की बात आती है प्रॉपर्टी वगैरह का, तो उसमें देखें रिलेटिव की डेफिनेशन बदल दी है। स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल ये था 241 में, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल ये भी था 241 में। ये 56 की डेफिनेशन है, सेक्शन 56 में दी हुई है। फिर कह रहा है ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ये नहीं था। तो यहाँ जो है वो डेफिनेशन बड़ी होती जा रही है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी नहीं था। तो इस तरीके से जो 56 में अगर हम कुछ देखेंगे कि रिलेटिव कौन है, अगर हम देखेंगे कि हमने जो गिफ्ट लिया है वो एग्जाम्प्ट है कि नहीं है, तो उस समय सेक्शन 241 में जो डेफिनेशन दी गई है वो नहीं चलेगी। हमें 56 में जो अलग से डेफिनेशन रिलेटिव की दी गई है ये भी एग्जॉस्टिव है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, लेकिन ये फिर भी वाइडर है, 241 से बहुत वाइडर है। इसमें इसमें बहुत सारे 43 रिलेटिव करीब कवर किए गए हैं, जहाँ तक मुझे याद है 43 रिलेटिव, तो उनको कवर किया गया है और उससे वो बहुत वाइडर है। तो इसलिए जो डेफिनेशन है अगर सेक्शन 2 में दी गई है तो वो पूरे एक्ट पे एप्लीकेबल है, लेकिन अगर किसी सेक्शन में अदरवाइज कोई उन उस डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन दी गई है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए या उसके क्लॉज के लिए वही एप्लीकेबल होगा जो वहाँ पे दिया गया है। सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है वो ओवररूल हो जाएगी। अब एडॉप्टिव डेफिनेशन जो चौथा डेफिनेशन था, वो एक्चुअली एडॉप्टिव का मतलब है कि कहीं और से हम अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे 229 में देखें, 229 में दिया हुआ है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कम दिया हुआ है कि उसमें क्या मीनिंग होगा, मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि सीपीसी 1908 के 211 में सेक्शन 211 में जो डेफिनेशन दी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, इनकम टैक्स एक्ट ने उसी को अडॉप्ट कर लिया है। इनकम टैक्स एक्ट ने अलग से कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना है। सीपीसी 1908 में ये देखिए इसके आगे भी नंबर दिया हुआ है 5 ऑफ 1908। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक्ट पास होता है तो उसको एक नंबर स्पेसिफिक अलाट होता है उस ईयर के साथ। तो ये सीपीसी के 1908 के सेक्शन 211 में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन है, हमने सेक्शन 229 में उसी को अडॉप्ट कर लिया, इसलिए ये अडॉप्टिव है। लेकिन अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो उसका भी अपना एक होगा कि हाँ वो डेफिनेशन क्या है। सीपीसी 1908 में 211 में जो डेफिनेशन दी हुई है वो कह रहा है इसके मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स, मीन्स मतलब
एग्जॉस्टिव। जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है वो मीन्स से शुरू होती है। तो इंक्लूसिव जो है वो इंक्लूड से शुरू होती है, एक्सक्लूसिव डज नॉट इंक्लूड से शुरू होती है, और एग्जॉस्टिव जो है वो मीन्स से शुरू होती है। ये डिफरेंस दिया हुआ है कि हाँ, इंक्लूसिव में कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे लेकिन वहीं तक वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दो एग्जाम्पल। इसका बहुत वाइडर एम्बिट है और ये इंक्लूड से स्टार्ट होता है। एक्सक्लूसिव जो है वो एक्सक्लूड करता है, तो एक्सक्लूड से होगा या डज नॉट इंक्लूड होगा, डज नॉट इंक्लूड होगा। और जो एग्जॉस्टिव है ये एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा खींच देता, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, इसीलिए मीन्स से शुरू होता है कि जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही मतलब है। तो ये तीनों में एक डिफरेंस था। डिफरेंस के लिए जो है एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे यहाँ एडिशनल सीआईटी रहे, और वो सीपीसी बैंगलोर से ई फाइलिंग के एडिशनल सीआईटी थे, वहाँ से रिटायर हुए, जिनको हम लोग प्यार से दादा कहते हैं, श्री तिमिर हरन चक्रवर्ती साहब। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो बहुत बढ़िया था। उन्होंने कहा कि हम जो इसको समझिए कि इफ़ द डेफिनेशन इज, कि अगर डेफिनेशन ये हो कि कलर इंक्लूड्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कि अगर ये दिया हुआ है, कलर का एक डेफिनेशन दिया हो कि कलर इंक्लूड्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो जो मैजेंटा है ना, मैजेंटा ये भी शामिल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो रेड और ब्लू से मिलके बनता है मैजेंटा कलर, तो ये भी शामिल होगा। वो कहते हैं कि ब्लैक जो एक्चुअली टेक्निकली जो है वो कलर नहीं है, टेक्निकली जो है एब्सेंस ऑफ कलर जो है वो ब्लैक है, लेकिन तब भी इंक्लूड्स में इंक्लूसिव होगा, तो यानी इंक्लूस का बहुत इंक्लूसिव डेफिनेशन बहुत वाइडर हो गई कि उसने मैजेंटा को भी कवर कर लिया, ब्लैक को भी कवर कर लिया, जो एक्चुअली में कलर ही नहीं है। अब अगर मीन्स वो कह देता कि कलर मीन्स कि वायलेट मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो फिर मैजेंटा वगैरह या ब्लैक वगैरह कोई भी कलर हम उसमें शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि एग्जॉस्टिव है, मीन्स का मतलब बस इतना ही है, इसके बियॉन्ड कोई कलर हम नहीं ले सकते। अगर एक्सक्लूड करता कि डज नॉट इंक्लूड, सपोज करिए एक ब्लू, तो इसमें से ब्लू कट जाता, फिर ब्लू छोड़ के बाकी कलर आ जाते, लेकिन ब्लू नहीं हो सकता था। तो दादा का ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत बढ़िया है, और ख़ास करके इसमें जो ब्लैक कलर के बारे में बोला गया उससे आपको इंक्लूसिव डेफिनेशन के वाइडर एम्बिट का एक आइडिया लग जाएगा कि कितना वाइडर होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं, सब सेक्शन और क्लास क्या होते हैं। मैं जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 133, ये 133 ए सेक्शन है, सर्वे के लिए है। 133 ए में सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर ए बिजनेस प्रमाइस, कि हाँ किसी बिजनेस प्रमाइस में एंटर कर सकती है। सेक्शन 2 जो है वो बताता है कि कब एंटर कर सकते हैं, बिजनेस आवर में केवल एंटर कर सकते हैं। सेक्शन 2 ये जो है वो टीडीएस वेरिफिकेशन की बात करता है कि टीडीएस वेरिफिकेशन के लिए भी एंटर कर सकते हैं। सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 जो है वो इम्पाउंड करने के बात करता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम इम्पाउंड कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं। सब सेक्शन 4 जो है वो बार लगाता है कि हम कैश या स्टॉक इन ट्रेड वगैरह उनका रिमूव नहीं करेंगे, हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, सीजर नहीं कर सकते हैं। सब सेक्शन 5 जो है वो मैरिज सर्वे के बारे में या कोई सेरेमनी के बारे में जो सर्वे किया जाए उसके बारे में बात करता है। सब सेक्शन 6 जो है वो 131 कैसे इन्वोक किया जाए उसके बारे में है। तो अगर इसको आप शुरू से देखें, फिर एक्सप्लेनेशन है इनकम टैक्स अथॉरिटी की। सब सेक्शन 1 में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात हुई वो क्या है, प्रोसीडिंग क्या होती है, और 133 ए का यानी कि जब हम पढ़ेंगे तो सब सेक्शन 1 भी पढ़ना पड़ेगा, 2 भी, क्योंकि 1 में ये पता चल रहा है कि एंटर कर सकते हैं, 2 में बता रहा है कि कब एंटर करना है, 3 में बता रहा है कि हमारा अधिकार क्या होगा, 4 में बता रहा है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, 5 में सेरेमनी का सर्वे होगा तो क्या करना है, 6 में हम क्या क्या जो है अगर हमें कोऑपरेट नहीं कर सकता है तो हमारी क्या पावर होंगी, मजिस्ट्रेट की पावर हो जाएगी, और हम जो है
उसको समन भी दे सकते हैं और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन ओथ उसका स्टेटमेंट। तो इस तरीके से पूरा सेक्शन पढ़ने के बाद तब हमें निचोड़ निकलेगा कि सर्वे में एक्चुअली क्या दिया हुआ है और सर्वे में क्या पावर है। तो ये अगर पूरा सेक्शन पढ़ना पड़े तब कोई निचोड़ निकले, तो यानी कि ये जो थे 1 2 2 A 3 4 5 6 ये सब सेक्शन है। सब सेक्शन का मतलब है कि पूरा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा और फिर निचोड़ निकलेगा। जबकि क्लॉज इसके उल्टे होते हैं। क्लॉज में आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बाकी क्लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम उतने से ही क्लॉज में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 2 में क्या है, एडवांस टैक्स के बारे में जाना है तो आप सीधे 1 पढ़ लीजिए, बस एडवांस टैक्स काम खत्म हो गया। एडवांस टैक्स का आपके एग्रीकल्चर इनकम से कोई लेना देना नहीं, एनुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो एनुअल वैल्यू खाली पढ़ लीजिए, जो क्लास 2 है। ये क्लास 2 पढ़ लीजिए, आपको एनुअल वैल्यू पता चल जाएगी। कैपिटल असेट के बारे में जानना है कि कैपिटल असेट में क्या डिफाइन किया गया है, तो बस क्लास 14 पढ़ लीजिए। आपको क्लास 1 से लेकर 13 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 14 पढ़ते ही आपका हो जाएगा। तो जो सेक्शन, ऐसा सेक्शन जिसमें जो क्लॉज दिए हुए हैं, उस क्लॉज में हम पर्टिकुलर क्लास को पढ़ के उसमें हम संपूर्ण ज्ञान उसके बारे में पा जाते हैं, बाकी को नहीं पढ़ना पड़ता है। तो इसके मतलब कि ये क्लॉज हैं, ये सेक्शन के ये क्लॉज हैं। जबकि इससे पहले जो था, इसमें हमें पूरे सारे सब सेक्शन पढ़ने पड़े थे, तब उस सेक्शन के बारे में पूरा ज्ञान मिला था। तो ये सब सेक्शन है और ये क्लॉज। अब देखें कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि बहुत, ये तो मैंने एक मोटी बात बताई कि हाँ एक्चुअली में अंतर वही है, वास्तव में जो बताया अंतर वही है। लेकिन तब भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम क्लॉज बोलें या सब सेक्शन बोलें। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्लॉज है या सब सेक्शन है, तो उसके लिए, और क्लॉज जो है वो सब सेक्शन का भी हो सकता है। अगर कोई सब सेक्शन है तो उसके भी क्लॉज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब सेक्शन तो केवल सेक्शन का ही होगा, लेकिन क्लॉज जो है वो सेक्शन का भी हो सकता है और सब सेक्शन का भी हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम बहुत ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिससे कि आप देखते ही पता कर सकें कि ये क्लॉज है या सब सेक्शन है। देखिए 133A में ये सेक्शन का नंबर दिया हुआ 133 कैपिटल है। उसके बाद सब सेक्शन 1 तुरंत शुरू हो गया, इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो जब भी सेक्शन के बाद सब सेक्शन का नंबर शुरू हो जाए, बीच में एक भी वर्ड ना रहे, तो इसके मतलब ये सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन है। सबसे मोटी पहचान ये है। यहाँ देखिए, सब जो सेक्शन 2 था, सेक्शन 2 ये है, और जो पहला नंबर ब्रैकेट में शुरू हुआ है क्लास का, ये वो यहाँ है। बीच में ये कुछ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। कुछ भी लिखा हो, एक वर्ड भी लिखा है, तो इसके मतलब इन दोनों के बीच में जो सेक्शन का नंबर है और जो ब्रैकेट में सब सेक्शन या क्लॉज का नंबर, इनके बीच में अगर कुछ लिखा गया है, तो इसके मतलब ये बाकी सब क्लॉज हैं। अगर कुछ ना हो, एकदम सीधे सब सेक्शन शुरू हो जाता है, तो इसके मतलब सब सेक्शन है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, जो सब सेक्शन होता है वो आपका फुल स्टॉप से खत्म होता है। कि ये देखे 133A के सारे सब सेक्शन जो है 1 2 3 2 ये सारे फुल स्टॉप से खत्म हो रहे थे, और जो क्लॉज होगा वो आपका सेमी कॉलन से खत्म होगा। सारे क्लॉज जो है वो सेमी कॉलन से खत्म होंगे। तो ये दो मोटी चीजें हैं जिससे देख कर केवल पता चल सकता है कि ये एक्चुअली में सब सेक्शन है या क्लॉज। प्रोवाइजो क्या होते हैं? तो प्रोवाइजो क्या है, बेसिकली जो ऊपर कानून दिया गया है, जो लॉ दिया गया है, उसके लिए एक कंडीशन है कि इस कंडीशन के तहत ही ये कानून चलेगा। वो कंडीशन इसको, कानून को ओवर रूल करता है एक तरह से, कि अबव रूल इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन लेट डाउन इन द प्रोवाइजो। तो जो भी रूल है, जो कानून है, उसमें इसके नीचे जो प्रोवाइजो दिए हुए हैं वो उसको एक तरह से ओवर रूल करते हैं,
कि उसमें जो कंडीशन दी हुई है उसको फॉलो करना है, तभी वो रूल लागू होगा। जो इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो फर्स्ट प्रोवाइजो होता है, फर्स्ट प्रोवाइजो उसको लिखते हैं, उसको शुरू करते समय लिखा रहता है प्रोवाइडेड दैट। इसके अगर कहीं प्रोवाइडेड दैट करके कोई प्रोवाइजो दिया, इसका मतलब ये पहला फर्स्ट प्रोवाइजो है उसका। सेकेंड प्रोवाइजो जब आएगा तो उसमें प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फर्दर जो है अलग से जुड़ जाएगा। थर्ड और थर्ड के बाद जितने भी प्रोवाइजो होंगे उसमें आल्सो लगा रहेगा, प्रोवाइडेड आल्सो दैट। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी होंगे, फर्स्ट में प्रोवाइडेड दैट होगा, सेकंड में फर्दर दोनों के बीच में आ जाता है, और थर्ड या उसके बाद में आल्सो आ जाता है। तो ये पहचान है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या उसके बाद के प्रोवाइजो हैं। और प्रोवाइजो का मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोवाइजो का क्या मतलब। जैसे मैंने अपने घर में एक रूल बना दिया कि एवरीबडी शैल टेक सफिशियंट अमाउंट ऑफ जूस इन द मॉर्निंग, कि हमने अपने फैमिली में एक रूल बना दिया कि सुबह सुबह सबको जूस पीना है। कितना? सफिशियंट। सफिशियंट डिफाइंड हो या ना डिफाइंड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉमन सेंस में डिफाइंड है कि सफिशियंट अमाउंट में जूस लेना ही लेना है। तो ये तो रूल है, अब इस रूल का को फॉलो करना है। लेकिन अगर सपोज करिए कि इसमें प्रोवाइजो जुड़े हुए हैं, जैसे एक प्रोवाइजो हमने लगा दिया, प्रोवाइडेड दैट नो वन शैल टेक मोर देन हाफ ग्लास ऑफ केन शुगर जूस। तो यानी कि जो केन शुगर जूस है वो आधे गिलास से ऊपर नहीं मिलेगा। आप ये चाहें कि नहीं एक गिलास केन शुगर जूस पी लें तो नहीं चलेगा, ये पीना है सफिशियंट अमाउंट में, अलाउड है, आपको पीना भी है, अलाउड भी है, और आप ड्यूटी बाउंड भी हैं। लेकिन अगर केन शुगर जूस होगा, आप ना पिए आपकी मर्जी, एकदम ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नहीं ये पीना ही है आधा गिलास ना, आप एकदम ना पिए चलेगा। लेकिन अगर पीते हैं केन शुगर जूस को तो आधा गिलास ही मिलेगा, पीने पे आधा गिलास मिलेगा, ना पीने पे कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा जूस पियेंगे आपका रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन आधे गिलास से ऊपर अगर पियेंगे तो रूल ब्रेक हो रहा है, इसलिए आधे गिलास से ऊपर नहीं मिलेगा। एक और प्रोवाइजो लगा देते हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरीबडी शैल टेक एटलीस्ट हाफ ग्लास ऑफ एप्पल जूस। अब इसमें क्या है, इसमें ये लगा दिया कि नहीं आधा गिलास एप्पल जूस तो पीना ही पीना है, इसके बाद आप एक गिलास पी जाओ, दो गिलास पी जाओ, तीन गिलास पी जाओ, कहीं रोक नहीं है। जैसे इस पे ये था कि आधा गिलास से ऊपर नहीं मिलेगा, इससे ऊपर आप नहीं पी सकते, ना पिए चलेगा। इसमें क्या है, ना पीने पे नहीं चलेगा, अगर नहीं पियेंगे तो रूल ब्रेक हो रहा है। तो आधा गिलास तो कम से कम एप्पल जूस पीना ही है, फिर आप एक गिलास पिए डेढ़ गिलास पिए आपकी मर्जी। तो ये प्रोवाइजो है, जो रूल होता है, जो रूल था बना हुआ था जूस पीने के लिए, इसको ये ओवर रूल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि किस तरीके से ये रूल फॉलो। तो ये प्रोवाइजो है, इनका ये मीनिंग है। इसलिए बिना प्रोवाइजो के किसी भी सेक्शन सब सेक्शन का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि प्रोवाइजो को ढंग से समझ ना लिया जाए और उसका निष्कर्ष ना निकाल लिया जाए। अब कुछ वर्ड देखते हैं कि कुछ वर्ड जो हम लोगों को बार बार आते हैं, बीच में एक्ट में यूज होते हैं। जैसे एक है विदाउट प्रिजुडिस। विदाउट प्रिजुडिस जो है इसका क्या मतलब, विदाउट प्रिजुडिस का क्या मतलब है, ये जो है हाँ 133A का ये सब सेक्शन 2A लिखा हुआ है, 133A नहीं लिखा था इसलिए थोड़ा देखना पड़ा। इसमें लिखा हुआ कि विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी acting under this subsection may for the purpose of verifying that tax has been deducted or collected। अब उसके आगे वो में एंटर वगैरह सब सारी चीज़ें दी हुई हैं कि टीडीएस वेरिफिकेशन के लिए भी कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी सब सेक्शन 1 विदाउट प्रेजुडिस टू द सब सेक्शन 1 जा सकती है वेरिफिकेशन करने के लिए, ये दिया हुआ है। तो विदाउट प्रिजुडिस का जो मोटा मोटा मतलब होता है, उसका मतलब है कि जो सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है, कि उसको नुकसान ना पहुंचाते हुए, उसके विरोध में कोई कार्य ना करते हुए, उसको फॉलो करते हुए आपको ये अधिकार है कि आप टीडीएस वेरिफिकेशन के लिए
जो जो ऑफिस लिखे हुए हैं, जैसा भी लिखा हुआ उसमें आप एंटर कर सकते हैं। तो विदाउट प्रेजुडिस की मतलब कि सब सेक्शन 1 को फॉलो करना है आपको। देखिए सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है। सब सेक्शन 1 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट में बाकी जगह कहीं कहीं भी कुछ लिखा गया हो उससे मतलब नहीं है। एन इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर, वो कह रहा है कि एक इनकम टैक्स अथॉरिटी बिजनेस प्रमाइस में घुस सकती है, ये लिखा गया है। अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में एक प्रोवाइजो भी लगा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन अंडर सब सेक्शन 1, कि सब सेक्शन 1 में जो एक्शन है वो लिखा हुआ है, बार लगा हुआ कि नो एक्शन शैल बी टेकन बाय एन assistant director or deputy director or any assessing officer or a TRO or inspector of income tax without obtaining approval of joint director or joint commissioner as the case may be। वो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट, ये कंडीशन एक लगा दी है किस पे, सब सेक्शन 1 पे। सब सेक्शन 1 में क्या लिखा था कि कहीं भी कुछ लिखा हो उससे मतलब नहीं, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी एंटर कर सकती है बिजनेस प्रेमाइस में सर्वे करने के लिए। सब सेक्शन 1 पे प्रोवाइजो लगा हुआ है कि कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, असेसिंग अफसर हो, टीआरओ हो या इंस्पेक्टर हो, वो सब सेक्शन 1 में एंटर तभी कर सकेगा जब उसके पास अप्रूवल हो किसका, ज्वाइंट कमिश्नर का या ज्वाइंट डायरेक्टर का। ज्वाइंट डायरेक्टर या ज्वाइंट कमिश्नर का अप्रूवल होगा तभी वो जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। सब सेक्शन 2A में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। सब सेक्शन 2A के लिए नहीं, ये जो बार लगा हुआ ना, ये सब सेक्शन 1 के लिए लिखा हो, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसने बार लगाया सब सेक्शन 1 के लिए, सब सेक्शन 2A के लिए नहीं लगाया। लेकिन सब सेक्शन 2A की शुरुआत कहाँ से हुई है, विदाउट प्रिजुडिस, कि विदाउट प्रिजुडिस टू सब सेक्शन 1। तो यानी कि सब सेक्शन 1 यहाँ फॉलो करना है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, एंटर करने की, उसके लिए एक बार लगा हुआ है। यानी कि टीडीएस सर्वे भी बिना जेसीआईटी टीडीएस के अप्रूवल के नहीं हो सकता। जेसीआईटी टीडीएस का अप्रूवल लेना होगा तभी टीडीएस सर्वे हो सकता है। तो विदाउट प्रिजुडिस का ये मतलब था कि विदाउट प्रिजुडिस में जिसको वो रेफर कर रहा है उसको भी फॉलो करना है, उसका भी ध्यान रखना है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, उसके अगेंस्ट कुछ काम नहीं होना चाहिए। कई लोग हमारे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, विदाउट प्रेजुडिस का कुछ और अर्थ निकालते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए सर्वे वाले सेक्शन से समझाया कि टीडीएस सर्वे है तो भी जेसीआईटी टीडीएस की परमिशन जरूरी है, और क्यों जरूरी है वो हमने पूरा कवर कर लिया। अब इसके आगे चलते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, इसका क्या मतलब होता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, इसका क्या मतलब होता है, तो ये सेक्शन 44AD का एग्जाम्पल लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, notwithstanding anything contained to the contrary contained in the sections 28 से 43C। वो कह रहा 44AD में 28 से 43 तक इस सेक्शन में जो लिखा गया है उसका कॉन्ट्रेरी कुछ भी लिखा गया हो 28 से 43C के बीच में, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है इस सेक्शन 44AD के लिए, और 44AD में यही चलेगा जो नीचे लिखा गया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सेक्शन 29 क्या कहता है। सेक्शन 29 कहता है द इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 28, जो 28 में दिया गया है कि बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम कैसे निकाली जाए, को क्या क्या होगा, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसमें क्या क्या उसका पार्ट होगा। शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंड इन 30 to 43D, कि 30 से 43D तक जो दिया गया है उसके प्रोविजंस जो हैं उसको अप्लाई करते हुए हम जो इनकम है वो सेक्शन 28 की निकालेंगे, ये सेक्शन 29 कहता है। और जब जब हम 4480 में जाते हैं तो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग
टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन 28 से 43C, यानी कि 28 से 43C के बीच कुछ लिखा गया हो हमसे मतलब नहीं है, हम जो है उसका इनकम यहीं पे कंप्यूट करेंगे। 29 कहता है कि इनकम कैसे कंप्यूट होगी, ये 30 से 43D में दिया गया, जबकि 44AD कहता है कि इस सेक्शन की इनकम यहीं कंप्यूट होगी, बाकी सब भूल जाइए। ये 29, 29 और 30, 28 से लेकर 43C तक, यानी कि 8%, 6% या 50%, जैसा भी होगा। 50% प्रोफेशनल के लिए, 6% जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होंगे उस समय, 8% जो है वो आपका नॉन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए, ये बिजनेस के लिए है, ये प्रोफेशनल के लिए है। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन का डिफरेंट प्रोसेस है, जो सेक्शन 29 और सेक्शन 30 से 43 तक डी तक दिया गया है उससे एकदम अलग है। तो नॉट विद स्टैंडिंग जो है वो एकदम सबको भुला देने की बात करता है कि बाकी को भूल जाओ, जितने को वो कह रहा है उतने को भूल जाइए। यहाँ पे वो 28 से 43 से भूलने की बात करता है, तो इसलिए उसके अलावा समझने की बात होती है। ये वही बात है जो मैंने समझाया कि इसमें जो है कि यहाँ पे 44AD की जो इनकम है वो अलग से सेपरेट तरीके से कंप्यूट होगी और उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। नॉट विद स्टैंडिंग का यही मतलब है। अब एक ऐसे ही एक वर्ड यूज होता है, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। ये सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू का क्या मतलब होता है? इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लबिंग वाले सेक्शन को, कि जब हम 64 में क्लब करते हैं इंडिविजुअल की इनकम में उसके स्पाउस और माइनर चाइल्ड वगैरह की इनकम को क्लब करते हैं, तो 64 के सब सेक्शन 1 का क्लास 4 हम लेते हैं। ये वाइफ के बारे में है। ये क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। एक जो 64 का सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की जो इनकम है उसको कंप्यूट करते समय, देयर शैल बी इंक्लूडेड ऑल सच इनकम एज अराइजेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि जो इंडिविजुअल किसी की इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं उसमें नीचे लिखी हुई सारी इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसको जोड़ेंगे। अब देखिए वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज आई ऑफ सेक्शन 27, की जो 27I है उसके सब्जेक्ट टू द स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल फ्रॉम असेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस बाय सच इंडिविजुअल अदरवाइज देन फॉर adequate consideration or in connection with an agreement to live apart। ये कह रहा है कि 64(1) तो ये कह रहा है कि इंडिविजुअल की इनकम में ये सारी इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आई हो तो वो जुड़ेंगी। जो क्लास 4 है वो ये कह रहा है कि अगर किसी स्पाउस ने अपने स्पाउस को बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के या अलग रहने के समझौते, यानी कि पति पत्नी अलग हो गए हों या पूरा पेमेंट कर दिया हो, या तो पति पत्नी अलग अलग रहने लगे हों या पूरा पेमेंट कर दिया हो, तब तो क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्लबिंग होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ क्लब हो जाता, लेकिन फिर भी उसने एक चीज़ लगा, सब्जेक्ट टू 27I। अब 27I क्या कहता है? 27I कहता है ये 27 है कि फॉर द पर्पज ऑफ 22 से 28। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इससे पहले भी 28 की बात हो रही थी, सेक्शन 28 की बात हो रही थी जिसमें बिजनेस इनकम का है। ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ये सेक्शन 22 से शुरू होता है। ये जो हेड हैं, इस हेड की जो का पहला सेक्शन है ये बिजनेस और प्रोफेशनल था, तो PGBP का था, और ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए। तो जो पहला सेक्शन है ये चार्जिंग सेक्शन कहलाता है। ये 22 हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है
और 28 जो है ये बिजनेस और प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन है। कैपिटल गेन्स इसी 45 से शुरू होता है, तो 45 जो है ये कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है। तो कभी चार्जिंग सेक्शन की बात आए तो उसका मतलब है कि इस सेक्शन में चार्ज करने का जो भार डाला गया है एसएससी के ऊपर वो इसी सेक्शन में डाला गया है। बाकी सब तो कंप्यूटेशन का तरीका बताते हैं कि यहाँ की इनकम निकलेगी कैसे, लेकिन एक्चुअली में कौन सी इनकम चार्ज होगी वो चार्जिंग सेक्शन में दिया होता है। तो वो कह रहा है कि चार्जिंग सेक्शन 22 से 26 तक, कि 22 चार्जिंग सेक्शन से लेकर जितना भी प्रोसीजर लेट डाउन है हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने का वहाँ तक के लिए उस पर्पज के लिए क्लॉज आई कहता है कैन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स अदरवाइज देन एडिक्वेट, वही बात जो ऊपर 64 में लिखी कि एडिक्वेट कंसिडरेशन, कोई हाउस जो है ट्रांसफ़र किया गया हो अपने स्पाउस को या एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट कि अलग अलग रहने के समझौते के तहत, इन दोनों कंडीशन के अलावा अगर कोई हाउस ट्रांसफ़र किया गया है माइनर चाइल्ड को, लेकिन माइनर चाइल्ड वो लड़की नहीं होनी चाहिए, माइनर डॉटर नहीं होनी चाहिए, या वाइफ को, अगर ये स्पाउस को ट्रांसफ़र किया गया है तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर, डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो यानी कि 22 से 26 के पर्पज़ के लिए इंडिविजुअल अगर प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को, हम स्पाउस पे ही सेंटर करते हैं खाली क्योंकि 6414 में स्पाउस की बात है, स्पाउस को अगर अपना हाउस प्रॉपर्टी दे देगा, अगर उसने पूरा पैसा लेके पूरा कंसिडरेशन लेके दिया है तब तो बात अलग है, या एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है कि हाँ दोनों लोग अलग अलग रहने लगे हैं, ऐसे समझौते के तहत हुआ तो बात अलग है। नहीं तो उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा, किसको, जो ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफरर को, वो कोई भी हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा और सेक्शन 22 में उसी के लिए चार्ज होगा। ये कहना चाहता, सब्जेक्ट 2 का ये मतलब है कि ये सेक्शन 27 आई ये लागू होगा, ये लागू हो जाएगा उस कंडीशन के तहत ये 6414 वर्क करेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा था क्लब कर लेता, तो क्लब तो यहाँ भी करने को कह रहा है, ये डीम्ड ओनर बना के क्लब करने को कह रहा है, लेकिन अंतर समझिएगा कि क्या है। जैसे एक मिस्टर जॉय हैं, ये हस्बैंड हैं और इनके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक, इनकी वाइफ जो है ये होम मेकर हैं, ये एम्प्लॉयड हैं, इनके पास हाउस प्रॉपर्टी है, दोनों लोग रहते हैं, बाद में इनके पास और पैसा आया तो इन्होंने एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, और इसको भी ये कह रहे हैं कि एसओपी है, ये भी कह रहे हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन 22 में ये कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी में कहता है कि 22 में ऐसी एक से अधिक प्रॉपर्टी होंगी तो एक को हम एसओपी मानेंगे उसकी चॉइस से एसएसी के, बाकी सबको नोशनल जो वैल्यू होगी इसकी एनुअल वैल्यू, उस एनुअल वैल्यू पे हम टैक्स करेंगे, उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये किराए पे नहीं उठी हुई है लेकिन तब भी इसे देना पड़ेगा। तो इनके दिमाग में एक बात आती है कि ये वाला वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इन्होंने वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये वाइफ जो है दूसरी प्रॉपर्टी के ओनर हो गए, ये कह रही है मेरे लिए एसओपी है, ये इनके लिए एसओपी है। अगर वाइफ किराए पे उठा देती हैं, सपोज करिए रेंट पे उठा देते हैं, रेंट पे उठाएंगे तो 6414 एक्टिवेट हो जाएगा, और जो रेंट आएगा चूंकि इन्होंने ट्रांसफ़र किया था बिना किसी एडुकेट कंसिडरेशन के या अलग अलग रहने के समझौते के बिना, तो इसलिए ये रेंट क्लब हो जाएगा 6414 में हस्बैंड के। लेकिन अगर ये किराए पे ना उठाएं तब क्या होगा, तब कहेंगे कि नहीं साहब क्लब होगा, तब भी तो कह देंगे हाँ देखिए हमारी कोई इनकम नहीं है, क्लब कर दीजिए, 0 रुपया क्लब हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहीं पे गेम शुरू होता है सब्जेक्ट 2 का। वो क्या कह रहा था कि सब्जेक्ट टू 27 आई, और 27 आई क्या कह रहा है, उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा। इस केस में डीम्ड ओनर किसको माना जाएगा, इसी मिस्टर जॉय को, क्योंकि इसने
बिना दोनों कंडीशन को फॉलो किए वाइफ को ट्रांसफ़र किया, तो जब ये डीम्ड डोनर हो जाएगा तो फिर इसके लिए एसओपी हो जाएगी, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगी। ये दोनों प्रॉपर्टी फिर 27I में इसी के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगी, तब इसको अपने आप इसमें टैक्स हो जाए। तो चाहे किराए पे उठेगा तो भी टैक्स होगा 6414 में या 27I से, और नहीं भी उठेगा तब भी एसओपी इसी की मानी जाएगी और वो टैक्स हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट टू था उस वर्ड का ये गेम था कि वो इस तरीके से इसको गेम नहीं कर सकता कोई एसएसी, और इसका ये मीनिंग है। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, तो पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो पार्लियामेंट है वो फोर्स ही नहीं कर सकता है कि हर सिचुएशन को, वो तो कानून बना सकता है। क्या मोटा मोटा आज कानून की ज़रूरत है, कानून बना दिया। लेकिन कभी कभी क्या है कि छोटी छोटी परेशानियां वहाँ शुरू हो सकती हैं, तो वो मोटा कानून का दायरा बना देते हैं और उसमें कहीं कहीं पे स्कोप रखते हैं कि इस स्कोप के तहत रूल बनाने का अधिकार दे देते हैं। तो सीबीडीटी को अधिकार दिया गया है कि वो रूल बना दे। तो जब पार्लियामेंट अथोराइज करता है तब वो रूल बनाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं। जो रूल बनाने की पावर है, ये पावर टू मेक रूल्स, ये 295 में दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, सीबीडीटी जो है वो रूल बनाएगा। बोर्ड जो है, बोर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। बोर्ड मतलब सीबीडीटी, सीबीडीटी जो है रूल बना के देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करेगा गजट में, और वो रूल जो होंगे वो इनकम टैक्स रूल्स का पार्ट होंगे, वो इनकम टैक्स रूल्स कहलाएंगे। तो ये भी पावर जो है ये इनकम टैक्स एक्ट में ही पार्लियामेंट ने दी है। ये एक्ट, ये रूल जो है वो सीबीडीटी अपने हिसाब अपने अपने ही बनाता है। चूंकि पार्लियामेंट ने ये रूल बनाने के पावर दी है, इसलिए इसको सेकेंडरी लॉ भी कहते हैं। एक्ट जो है ये प्राइमरी लॉ है, क्योंकि डायरेक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है। ये प्राइमरी लॉ है, ये प्राइमरी लॉ है, लेकिन ये भी सेकेंडरी लॉ है। रूल्स भी सेकेंडरी लॉ हैं, ये भी कानून है। जितना वैल्यू ये रखते हैं उतना ही वैल्यू ये रखते हैं, लेकिन प्राइमरी लॉ को चूंकि पार्लियामेंट डायरेक्ट बनाए, इसको ओवर रूल नहीं कर सकते। ये इसके अंडर में है, प्राइमरी लॉ के अंडर में, लेकिन ये ओवर रूल नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। तो ये भी लॉ कहलाता है, इसको सेकेंडरी लॉ कहते हैं। तो रूल बनाने की पावर जो है सीबीडीटी ने एक्ट में ही प्रोवाइड की हुई है। अब हम कैसे जानेंगे कि किसके बारे में रूल बनाना है सीबीडीटी को, या कहाँ मिलेगा। तो सीबीडीटी जो है किस चीज़ के लिए रूल बनाएगी, कहाँ पे डायरेक्शन इशू होते हैं कि फाइनेंस एक्ट में कि आप रूल बनाइए। तो इसके लिए ये देख लीजिए कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 1013A हाउस रेंट अलाउंस वाला। वो ये कहता है कि एनी स्पेशल अलाउंस स्पेशली ग्रांटेड टू एन असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर टू मीट एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, भाई हाउस रेंट की बात कर रहा है, बाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम से कहा जाए, रेंट का पेमेंट करता हो, एम्प्लॉयर देता हो असेसी को, वो किसी भी नाम से हो, वो स्पेशल अलाउंस हो लेकिन रेंट के लिए दिया जाता हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, कि रहने के लिए दिया जा रहा है, तो ऑक्यूपाइड बाई द असेसी, वो असेसी उसमें रहता है, टू सच एक्सटेंड एज में बी प्रेस्क्राइब। तो जहाँ पे ये सब शब्द आ जाए, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड या प्रेस्क्राइब, अगर ये लिखा हुआ है, इसके मतलब कि यहाँ पे पार्लियामेंट बोल रहा है सीबीडीटी को कि ये हमने एक्ट बना दिया, सेक्शन 1030 ने बना दिया एचआरए एग्जम्पशन का, लेकिन अब रूल आप बनाओ इससे संबंधित। कितना एग्जम्पशन देना हम नहीं बताएंगे, एग्जम्पशन सीबीडीटी को बनाना है। तो तब रूल बनाता है, जहाँ पे लिखता है कि एज में बी प्रेस्क्राइब, तब रूल बनाया जाता है। अब ये रूल उससे संबंधित रूल 2A बनाया। तो जब आप रूल्स में जाएंगे तो उनकी हेडिंग में भी दिया होगा कि किस सेक्शन से रिलेटेड है, कि 1013A से रिलेटेड, लिमिट्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1013, ये रूल में दिया हुआ। रूल 2A का क्या कहता है, अब ये रूल पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ये सीबीडीटी ने बनाया। अब इसमें वही बात है कि कितना एग्जम्प्ट होगा, कि वो जो अलाउंस होगा उसमें मिनिमम, इन तीनों में से मिनिमम एग्जम्प्ट होगा कि एक्चुअल अमाउंट जो खर्चा किया हो, जो रिसीव हुआ हो, जो एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ हो, कि एचआरए कितना रिसीव हुआ,
या जो एक्सपेंडिचर है वो 10% ऑफ सैलरी से कितना ओवर एंड अबव है, या दूसरी कंडीशन है मेट्रोज में है तो 50%, नॉन मेट्रो में है 40% ऑफ सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन दी हुई है कि इनकम टैक्स एक्ट के 4th शेड्यूल पार्ट ए में रूल 2 के क्लॉज एच से आप लेंगे। तो ये रूल बना दिया सीबीडीटी ने। इसको बनाने के लिए जो है वो 1013A सेक्शन में पार्लियामेंट ने कहा था। इस तरीके से रूल का निर्माण होता है और ये सेकेंडरी लॉ कहलाता है। अब कुछ वर्ड और देख लेते हैं, जैसे सुप्रा। सुप्रा का क्या मतलब होता है? तो सुप्रा से पहले समझ लीजिए कि इस तरीके से साइटेशन लिखे जाते हैं। जैसे पहला वाला हमने लिखा 2012, तो इसमें लिखा हुआ 19taxman.com 65 कर्नाटका, 2012 206 टैक्समैन 322 कर्नाटका। तो एक्चुअली क्या है, ये जो है ये ITR है, ये CTR है। हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है साइटेशन लिखने का, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड बन गया है। सबसे बीच में जो होता है ये डिफरेंट पब्लिशर होते हैं। जैसे टैक्समैन है, ये इंडियन टैक्स रिपोर्टर है, ये जो है करंट टैक्स रिपोर्टर है। तो ये पब्लिशर हैं जो केसेस को पब्लिश करते हैं। जो उनका एक एडिटर होता है, एडिटर होते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन से पब्लिश करने लगे। कई बार कोर्ट भी कहता है कि कौन से पॉइंट आउट करता है कि अच्छे केस हैं। तो उस तरीके से ये उनको सेलेक्ट करके पढ़ के एनालाइज करके वो पब्लिश करते हैं। तो जब वो पब्लिश करते हैं तो यहाँ पे तो ईयर दिया हुआ है और ये अपना नाम देते हैं CTR, यानी कि ये पब्लिशर का नाम है। उसके ये पहले जो नंबर आएगा पब्लिशर के पहले, ये इनका वॉल्यूम होता है कि वॉल्यूम नंबर 253, CTR के वॉल्यूम नंबर 253 को अगर आप उठाएंगे तो ये वाला जजमेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? CTR के बाद जो नंबर दिया होगा इस पेज पर। तो ये पेज नंबर होता है और ये वॉल्यूम नंबर होता है, ये पब्लिशर होता है। ये जो बाद में कर्नाटका दिया है, इसके मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट की बात कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का केस होगा SC लिखा होगा, अगर ITAT वगैरह होगा तो उसका बेंच मेंशन किया होगा। तो ये इस तरीके से, एक तरीके से ये हम उसको डिनोट करते हैं किसी केस के बारे में। पूरा केस जब लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज रंका एंड रंका, जैसे ये दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी डिपार्टमेंट की अपील थी, कहाँ पे थी? डिपार्टमेंट ने फाइल किया था रंका एंड रंका के अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक में। ये है पूरा रेफरेंस उसका। लेकिन बाद में हम शॉर्ट में इसको इस तरह आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं, और ये आइडेंटिफाई, ये हम अगर पब्लिश्ड है तो कोर्ट में भी केवल इतने से दे के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हमने कहीं पूरा मेंशन किया हुआ, जैसे जैसे ये पूरा है कि 2013 252 ITR 121 कर्नाटक, ये वही रंका एंड रंका है। अगर हमने कहीं लिखा, कहीं रेफरेंस दिया है, मान लीजिए कोई अपील हम फाइल कर रहे हैं या कुछ भी, हमने रेफरेंस दिया कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक CIT वर्सेस रंका एंड रंका, ये है 352 ITR 181। हम इतना रेफरेंस एक बार दे देंगे, फिर बाद में जब जब इसका रेफरेंस देंगे उस अपील में या उस लेटर में या उस रिपोर्ट में, तो केवल इतना ही नोट करेंगे, रंका एंड रंका, और ब्रैकेट में लिख देंगे सुप्रा। इसके मतलब कि इस केस के बारे में हम ऊपर पूरा डिटेल में बता चुके हैं, ये सारा का सारा डिटेल दे चुके हैं, आप ऊपर रेफर कर सकते हैं। तो केवल रंका एंड रंका और ब्रैकेट में सुप्रा लिखा होगा, ये केवल इतना लिखेंगे। इसका मतलब यही होगा कि पूरा रेफरेंस, उसका नाम, अपेलेंट और रेस्पोंडेंट सब ऊपर दिया हुआ था। तो ये हुआ सुप्रा का मतलब। और जो रिपोर्टर होते हैं वो कैसे रिपोर्ट करते हैं और उनका साइटेशन कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पार्ट 1 में इतना ही कवर करते हैं। धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो किसी की तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे भेज सकता है। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।